बाद में लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन सेकंड लेक्चर हुआ तो उस दिन बारिश हो गई तो फिर लिया नहीं, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ तो इसको लेक्चर को कंप्लीट करके जाते हैं। ये बेसिकली तो स्पेसिफिक फॉर डॉक्टर्स के लिए है लेक्चर, लेकिन ये कि नर्सिंग स्टाफ क्योंकि एक डॉक्टर की टीम का हिस्सा होता है तो उनको भी चीज़ें आनी चाहिए। और लेक्चर के आखिर में मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो सिर्फ स्टाफ के लिए हो रखी हैं कि स्टाफ को क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने पहले सारे डिस्कशन किया था आई एम श्योर कि वो सब तक भूल चुके होंगे, तो जस्ट उसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और उसमें ज़्यादा टाइम को लेक्चर बहुत बड़ा है, तकरीबन 3 से 4 घंटे का मेरा लेक्चर है जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं है ना, इसमें जितनी भी ईआर के अंदर आपको नॉर्मली डिजीजेस मिलती हैं वो सारी मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये लेक्चर ऐसा नहीं कि वो एक नॉर्मल टॉपिक में प्रेजेंटेशन उठाई और बना दी। इसमें मैंने जितनी भी नॉर्मली आपको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट पेशेंट मिलते हैं उसको क्या इनिशियली ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें। अब इसका पर्पस क्या है, देखो कोई भी पेशेंट आता है जो कि एक्यूट इमरजेंसी है, उसका मतलब है उसको एक्यूट इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी एक्यूटली देना है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट की जान बच जाती है। सीधी सीधी बात है, जिस तरह कि हार्ट अटैक का पेशेंट है और हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर आपने फ़ौरन उसकी ईसीजी नहीं की और ईसीजी करने के बाद उसको एसीएस प्रोटोकॉल नहीं दिया और फॉरन एंजियोप्लास्टी मूव नहीं किया तो पेशेंट मर जाएगा। इसी तरीके से पेशेंट जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ पेशेंट आया उसको आपने प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं किया और इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया तो पेशेंट तो मर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसी भी हॉस्पिटल के मेन पिलर्स कौन होते हैं, हमारे ईआर के डॉक्टर। क्योंकि ईआर का डॉक्टर अगर वो उसको बना देता है ना कि हाँ ये सांस फूले रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो कंसर्न भी आके उसको रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं दिख रहा होता, वो नहीं चलता कि कुछ है, क्योंकि आपने उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। या ईआर का डॉक्टर कहता है डॉक्टर साहब ये तो नॉन कार्डिक है, इसको तो एपिगैस्ट्रिक पेन है, ये तो मैदे का मसला है, तो कंसर्न भी आके ज़्यादातर उसी को फॉलो कर रहा हो। तो ईआर के डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट की डायग्नोसिस करने में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपने उसको मेनली एसेस करना है, आपने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। अब ईआर के डॉक्टर का क्या प्रॉब्लम है, उसको जो चीज़ पता ही नहीं होती वो उस तरह सोचता भी नहीं है। एक पेशेंट आया है कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा सांस फूल रहा है, वो क्या करेगा, प्रोब लगाएगा और सैचुरेशन तो 99% आ रही है, कहाँ सांस फूल है तुम्हारा, व्हाट विल द पॉसिबल कॉज। एक पेशेंट की 99% सैचुरेशन आ रही है फिर भी कह रहा है डॉक्टर साहब सांस फूल रहा है, घबराहट हो रही है, ईसीजी भी नॉर्मल है। वो सोचो कि क्या हो सकता है, उसको उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी उसको हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपने किस तरह उसको डायग्नोज करना है पेशेंट को और उसको इनिशियली ट्रीटमेंट क्या देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या ठीक है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, इमरजेंसी ड्रग्स क्या होती हैं, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। इमरजेंसी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आपने कोई चीज जो इमरजेंसी में ट्रीट करनी है उसके खिलाफ एक्शन लेना है। टाइप ऑफ इमरजेंसी में क्या होता है, आप पेशेंट आया है जो कि अनकॉन्शियस है, सबसे ज्यादा एक खतरनाक वो पेशेंट आया बेहोश है, आप लोग इमरजेंसी में पहुंचते हैं क्या किस तरह मूव करना है, तो आप जहन में बना लो कि क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस आया तो क्या क्या हो सकता है, आया उसे कोई वेज़ोडिस्प्लेसिया है, एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, हाइपोटेंशन है, हाइपोग्लिसीमिया है, सीजर्स पड़ रहे हैं उसको, कोई रिस्पिरेटरी इमरजेंसी तो नहीं है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन, एस्थमा, हाइपरवेंटिलेशन तो नहीं है पेशेंट को, कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी तो नहीं है, कोई एमआई तो नहीं है, या कोई ड्रग रिलेटेड इमरजेंसी तो नहीं है, कोई ड्रग ओवरडोज तो नहीं हो गया, या एक इमरजेंसी जो कि बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं वो क्या होती है, नीडलिस्टिक इंजरी। ये एक एल्गोरिथम है, जब भी आप पेशेंट ईआर में होगे तो ये इनमें से ही कोई एक पेशेंट आपको मिल रहा होगा। 90% आपको जब भी आप इमरजेंसी में होंगे जो इमरजेंसी का डॉक्टर होगा उसको यही या तो सीजर के साथ पेशेंट होगा, ट्रॉमा, एस्थमा के साथ, चेस्ट पेन, ड्रग टॉक्सिसिटी, एयर ऑब्स्ट्रक्शन, एलर्जीज, हाइपोग्लाइसीमिया सिंड्रोम, यही कॉमन इमरजेंसीज हैं जो कि आपको नॉर्मली मिल रही होती हैं। कोशिश करूंगा इन्हीं के ऊपर मेनली हम बात करें, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होती है हमारे पास, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, बेसिक लाइफ सपोर्ट, और इंपॉर्टेंट क्या होता है आपने जैसे ही पेशेंट आया ना उसकी छोटी सी हिस्ट्री में क्या है, 2-3 अल्फाज। पहला, इससे पहले अस्पताल में कभी दाखिल हुए हो, अगर पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब इससे पहले अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ तो इसका मतलब है नया पेशेंट है, कोई अभी नया प्रॉब्लम आया है। एक ही सवाल के अंदर आप पूरा उसका ब्रीफ कर देते हो। नॉर्मली पूछोगे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फारिश तो नहीं हुआ, सारी पूछो, पता चला हार्ट अटैक हुआ, वो तो आपने पूछा नहीं तो उसने बताया भी नहीं। तो एक ही जुमले में आप उसकी ब्रीफ पूछ सकते हो कि हाँ भाई पहले कभी अस्पताल में दाखिल हुए हो, तो वो खुद ब खुद ही आपको उसकी बता देगा हाँ डॉक्टर साहब आपका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, मेरा ये हुआ वो हुआ। और फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं करना, आपने हाथ देना है उसका,
हाथ में जो होते हैं सारी डिजीज, मैं तो इतना अगर हाथ का हिस्सा मुझे दे दो ना तो मैं कहूँ 50 बीमारियां आपको बता सकता हूँ सिर्फ इतने से हाथ से हिस्से में कि आपको क्या क्या बीमारी है, चाहे वो रिस्पायरेटरी की डिजीज हो, लंग की डिजीज हो, हार्ट की डिजीज हो, आपकी पेट की बीमारी, सिर्फ हाथ से आप पढ़ के बता सकते हैं। ठीक है, वो आपको कॉमन साइंस आने चाहिए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पास मेडिकल हिस्ट्री, अब जितनी भी चीजें हैं ना ये आपकी सारी की सारी कवर हो जाती है एक ही सवाल के अंदर कि क्या पहले कभी इससे पहले दाखिल हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट में बताया था ए से फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन। एक पेशेंट है एडमिट कर रहा है मास, ठीक है, अब कंसर्न को बता रहा है बहुत हालत खराब है, ये है वो है, अगर वो उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताएगा ए से अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया के पेशेंट का क्या स्टेटस है। एक पेशेंट आया है जो कि डायबिटीज के साथ है और वो कह रहा है कि सर इट इज ए से 4, तो मैं समझ जाऊंगा कि पेशेंट क्या है, इनकैपेसिटी सिस्टमिक डिजीज एंड कांस्टेंट टू लाइफ, मतलब पेशेंट का बचने का चांस बहुत पुअर है। एक ही पेशेंट है मास कह रहा है कि नहीं डायबिटीज के साथ पेशेंट है और ए से 1 में आया, तो उसके अंदर हेल्दी पेशेंट है, इसमें कोई सिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मेडिकल टर्म हो, हम क्या बताते हैं बहुत तबीयत खराब है डॉक्टर साहब ये है वो है, आप मेडिकल टर्म यूज करते हैं, उससे आपके लिए भी आसानी हो जाती है और जो कंसर्न बैठा हुआ है वो भी समझ जाएगा कि हाँ भाई पेशेंट का बचना मुश्किल है, आपका डिसीजन चेंज हो जाता है ना। अब कल सुबह में सैफ ने मुझे कॉल किया तकरीबन 8:30 बजे के, एक पेशेंट आया है एंटीरियर वॉल एमआई के साथ पेशेंट था वो, और हमने कहा अच्छा भाई एंटीरियर वॉल हाई रिस्क ऑलरेडी पेशेंट है वो, तो हमने क्या करना है एज के हिसाब से भी उसको ट्रीटमेंट डिफरेंट दिया जाएगा, उसके प्रोटोकॉल अलग फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो ए से क्लासिफिकेशन सबको आनी चाहिए, मैंने लास्ट में पढ़ा दी थी तो मैं अब इसको ज़्यादा टाइम भी लूंगा इसमें। प्रिपरेशन के लिए क्या है, मैंने पहले बताया था जब आप ईआर में हैं, आप आज जैसे ईआर में आए हैं ना, आज बोलते हैं अच्छा मेरे पास ये 3 डॉक्टर हैं, तो आप पहले बता दें भाई तुम आज कमर मेरे आज सीपीआर की टीम में, ठीक है, तुमने जैसी पेशेंट है तुमने सीपीआर करना है, आपने डॉक्टर साहब जो है वो दवाइयों पे आ जाना है, ठीक है, और आपने जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करना है, मतलब आपने हेल्थफुली बुलाना। ये जब आप ड्यूटी पे आए तो अपने जो डॉक्टर है वो अपनी टीम को अलाइन कर देंगे, भाई अगर कोई पेशेंट कोलैप्स होता है यू आर रेडी फॉर द सीपीआर, आपको सीपीआर करना आता है, सीपीआर करने आना है पे सबसे लतीफे की बात है सीपीआर कर रहे हैं, अक्सर मैंने देखा है मुंह से खून आ जाता है, आपने सीपीआर किया और मुंह से खून आ गया, इसका मतलब है आपने पेशेंट मार दिया। भाई सीपीआर करने में इतनी कॉमन एक मिस्टेक होती है कि लेकर थोड़ा कैसे जोर से मारेंगे, बड़ा अच्छा सीपीआर मैं कर रहा हूँ सीपीआर, डॉक्टर साहब आप तो सही नहीं कर रहे, जोर लगाएं। अच्छा भाई कितना डीप होना चाहिए, कितना डीप होना चाहिए, हाँ कितना डीप होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, इतना सा हल्का, आपने सिर्फ दिल का मसाज करना है, आप ये मारते हैं धड़क, वो डिस्क टूटती है, वो निमोथोरेक्स होता है और मुंह से खून आ गया, आपने बढ़ता सीपीआर किया मुंह से खून आ गया, भाई आपने तो पेशेंट मार दिया, शायद वो उससे बच जाता लेकिन वो सीपीआर की वजह से पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। सीपीआर करने का हमने बीएलएस का इंशाल्लाह प्लान किया था, वो हो नहीं सका। सीपीआर करने का ये कि आपने ऐसा करना है कि सिर्फ उसका दिल पंप हो, एलवी पंप हो, और वो ये नहीं कि आपने इसको इतना प्रेस करना है कि जो है वो एलवी आप तोड़ दे। ठीक है, तो इस टीम में क्या है कि सर्कुलेशन, कोई भी पेशेंट कोलैप्स होता है आपने सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग और डिफिब्रिलेटर अटैच करना, ये बीएलएस के प्रोटोकॉल एक लास्ट में मैंने पढ़ा दिया था। ये सारे इक्विपमेंट है आपके पास होने चाहिए, ईआर के अंदर क्रैश स्टोरी के अंदर सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, टीम डायनेमिक्स में बताया कि आपने एक पेशेंट इसको कह दिया भाई तुम टीम मेंबर 1 हो, एक मेंबर 2 है और एक मेंबर 3 है। इसका क्या मतलब है कि एक बंदा सीपीआर के ऊपर है, एक जो है आईवी मेडिकेशन करेगा और एक जो है वो हेल्थ लेकर आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको मैंने लास्ट टाइम बताया था लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि देखो एक पेशेंट आया है, आपने चेक किया कि पल्स नहीं है, क्या देखा सबसे, कोई भी पेशेंट कोलैप्स आता है पहली चीज क्या देखनी है आपने, पल्स देखनी है। ठीक है, सर्कुलेशन, अगर पल्स नहीं है तो फौरन सीपीआर स्टार्ट कर दें, किसी की कुछ नहीं सुननी, आप जहां खड़े हुए हैं अगर आपने देखा पल्स नहीं है तो फौरन आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है, वेट नहीं करना और फिर शाउट करना है हेल्प के लिए। पहले चीज तो ये, क्यों सीपीआर स्टार्ट कर देना है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी को बचाने के लिए। एक पेशेंट को आपने उसका इनिशियल 2 मिनट जाया कर दिए, सीपीआर नहीं किया कोलैप्स होने के बाद, आप बुलाने चले किसी को कुछ करना चले, अब आके आपने सीपीआर भी किया, रॉज भी अचीव करी, फायदा है उस पेशेंट का, वो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो गई, पेशेंट को बचाना है वो फायदा नहीं, सारी मेहनत खजाया हो गई। आपने इनिशियली सीपीआर करते रहना है, कोई मेडिसिन का ऑक्सीजन देने का सब सेकेंडरी बातें हो जाती हैं, पहले फेज में क्या करना है आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है, जैसे पेशेंट कोलैप्स आप देखते हैं, सीपीआर किया, ऑक्सीजन लगाई, फिर आपने मॉनिटर अटैच किया, आपने जो मैंने टीम का बताया था मॉनिटर अटैच करके आप देखेंगे कि क्या ये शॉकेबल रिदम है, कभी भी लाइन स्टेट जो आ रही होती है इस सिस्टली को शॉक नहीं करते। ठीक है, फिल्मों में दिखाते हैं सिस्टली को शॉक कर रहे हैं, रियल लाइफ में एक सिस्टली को शॉक नहीं करते। तो आपने देखा शॉकेबल रिदम है, अगर नॉन शॉकेबल रिदम है और कंटिन्यू पल्स नहीं आए तो आप कंटिन्यू सीपीआर करते रहेंगे, कंटिन्यू आपका सीपीआर चलता रहेगा। और अगर आपने देखा कि शॉकेबल रिदम है तो आपने शॉक दिया, फिर सीपीआर कंटिन्यू किया, फिर देखा शॉकेबल रिदम है, शॉक दिया, फिर सीपीआर कंटिन्यू किया,
और तिबारा भी आपने देखा कि शॉक रिदम है, तो आप शॉक देके क्या देंगे, कॉर्ड्रॉन देंगे, एमियोट्रॉन, ठीक है, कितना देंगे, 300 mg देंगे, ठीक है, 300 mg या IV स्टेट को देंगे, और फिर भी है तो कंटिन्यू CPR करते रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने कितना करना है, 30:2 कंप्रेशन देने, और रेट कितना रखना है, 100 to 120 मिनट, और कितने इंच, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। डेप्थ कितनी होनी चाहिए, देखो हाथ की पोजीशन देखो, सबको मैं नजर आ रहा हूँ, हाथ को बिल्कुल अपने हाथों को ऐसे करके स्ट्रेट करो, बिल्कुल खींच के, बिल्कुल बाहर निकाल के, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, यूं कर्व नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल यहाँ समझो लॉक हो गया है। और उसके बाद आप जैसे यहाँ रखेंगे ना, तो आपने शोल्डर के जरिए, कोहनियों के जरिए नहीं, शोल्डर के जरिए आपने उसको प्रेस करना है, ऐसे करके शोल्डर के जरिए। कभी भी रिब्स ब्रेक नहीं होंगी, आपकी CPR की सही क्वालिटी होगी। जहां आपने हाथ को ये लॉक तोड़ा और कर्व देके ऐसे करके मारा, रिब्स टूट जाएंगे। जब तक आप इसको एग्जैक्ट वो बनाओगे ना, जैसे होता है पेंडुलम की तरह, ये शोल्डर के जरिए रख के और सिर्फ हाथ को हल्का सा मसाज करना है कि हार्ट कंप्रेस हो, हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, LV जो है वो पंप करना शुरू कर दे, जोर जोर से नहीं मारना। तो ये जब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ भी रहेगा। शॉक कैसे करना है, मैक्सिमम दूर पे शॉक कर लो, तो दोबारा तक शॉक करना ना पड़े। EDT पास करोगे, सर्कुलेशन देखोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कॉज ढूंढोगे कि पेशेंट जो कोलैप्स हुआ है उसका क्या कॉज है। ये हम 7 to 8 Ts के बारे में पढ़ते हैं, ये भी मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जितने भी स्टाफ है उनको पता होना चाहिए कि अल्लाह न करे कोई भी इमरजेंसी हो तो ये कोड सबको पता होने चाहिए। हमें सिर्फ ब्लू कोड के बारे में पता होता है कि हाँ भी ब्लू कोड, नहीं, ये सारे कोड हैं। अभी जलजला आया है पेंसिल्वेनिया में, बहुत खतरनाक। अगर कहीं जलजला आता है तो आपने कोड ऑरेंज अनाउंस करना है, ठीक है। अगर कहीं पे आग लगे, अस्पताल में अल्लाह न करे आग लग जाती है, तो कोड रेड अनाउंस होगा। सबको पता होना चाहिए कि कोड रेड अनाउंस हो, इसका मतलब है हॉस्पिटल में आग लगी, आपने निकल के भागना है, ठीक है। कोड ब्लैक का क्या मतलब है, कोई बॉम्ब की सस्पिशन है। कोड पर्पल का मतलब है हॉस्टेज टेकिंग है। कोड वाइट का मतलब है पोटेंशियल वायलेशन है। येलो का मतलब मिसिंग पर्सन है, हैजार्डस मटेरियल है। कोड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है। कोड ग्रीन का इवैक्यूएशन। कोड ग्रीन का मतलब है आपने फौरन यहाँ से भागना है। और कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसके लिए कोड ब्लू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमारे यहाँ हो सकता है हॉस्पिटल में हेल्थ कमीशन वाले विजिट करें, वो क्रैश ट्रॉली खुलवाएंगे। क्रैश ट्रॉली जिसे खुलवाएंगे वो क्या देखेंगे, आपने मेडिसिन किससे रखी हुई है, वो कहेगा एपिनेफ्रिन दो, अब जो है ना ढूंढ रहा है एपिनेफ्रिन कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पेशेंट तो कोलैप्स हो जाएगा। आपकी क्रैश ट्रॉली जो है वो इमरजेंसी मेडिसिन के हिसाब से होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। किस लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मॉड्यूल 1 के अंदर क्रिटिकल एसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स एंड इक्विपमेंट, मॉड्यूल 1 में कौन सी दवाइयां रखनी है आपने, जो फौरन सबसे ज्यादा जरूरी आपकी दवाइयां वो आपने रखनी है। अलग उससे खाना क्रैश ट्रॉली में, ये हमारी मॉड्यूल 1 की है, ये मॉड्यूल 2, ये मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। इस सीक्वेंस में दवाइयां रखी होनी चाहिए। कोई भी विजिट करने आता है, कोई भी शख्स आता है, आउटसाइडर कोई आता है, जरूरी हेल्थ कमीशन वाले कहता है चलिए डॉक्टर साहब दिखाइए अभी आपकी क्रैश ट्रॉली कैसी है। अब आपने कहीं एपिनेफ्रिन डाली हुई है, कहीं लेडोपेन डाली हुई है, कहीं एमेड्रॉन पड़ा हुआ है, उस तरह देखा वो कह रहा है वो कुछ पता ही नहीं है। रूल तो फॉलो होने का आपको भी फायदा होगा। आपके पेशेंट कोलैप्स होता है, दवाई मंगाओ, वो ढूंढने में लग जाते हैं। पहले तो पता चला चाबी नहीं मिल रही, उसकी लॉक लगा हुआ है, कुछ चाबी ढूंढ रहे हैं ना, उसको कॉल करा भाई चाबी नहीं आ रही है, अच्छा भी तोड़ दो ताला। खैर, मॉड्यूल 2 में सेकेंडरी ड्रग एंड इक्विपमेंट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एसेंशियल ड्रग्स, और मॉड्यूल 4 में एंटीडोटल ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना है सबने कि मॉड्यूल 1 में कौन सी दवाई है, मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में। अब इसकी मैंने थोड़ी सी एक समरी से बता लीजिए। मॉड्यूल 1 में दवाई जो है ना आपकी ये एपिनेफ्रिन, डायप्रिन, ऑक्सीजन, एल्बिट्रॉल वगैरह सारी चीजें आएंगी, ठीक है। मॉड्यूल 2 के अंदर जो है ना वो आपके एंटी कन्वर्जन, वेसोडिप्रेसर, एनाल्जेसिक, ये सारी चीजें आएंगी। ये मैं से बता चुका हूँ डिटेल में, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मॉड्यूल 3 में जो है ना कार्डियक मेडिकेशन, जैसे मैंने बताया एपिनेफ्रिन, एमेड्रॉन, एट्रोपिन और वेरापेमिन। और मॉड्यूल 4 के अंदर जो है वो नैलोक्सोन, फ्लूमाजेनिल, ये सारी मेडिसिन आएंगी जो एंटीडोटल मेडिकेशन थी। ये जो लेक्चर है डिटेल में यूट्यूब चैनल में मेरे पढ़ा हुआ है, और किसी को डिटेल से देखना हो तो वहाँ पे वो देख सकता है, ठीक है। ये हम आगे से तेज जा रहे हैं क्योंकि हमने आगे बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अनकॉन्शियस पेशेंट आया है, सिनकपी इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर। एक पेशेंट आया है जिसको सिनकपी हुई है, बेहोश हुआ है। कैसे पता चल सकता है ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड कि इसको कार्डियक की वजह से हुई थी या इसको एपिलेप्सी की वजह से हुई है, कौन बताएगा। एक पेशेंट हुआ, बेहोश हुआ, उसका उठ गया, अब आप कुछ भी नहीं था, मॉनिटर कुछ भी नहीं था, जस्ट फॉर द अजम्पशंस, फॉर द क्लिनिकल बेसिस। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि इसको दिमाग की प्रॉब्लम की वजह से सिनकपी, सिनकपी का क्या मतलब है, बेहोश हो जाना, या इसको कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से सिनकपी हुई है, कौन बताएगा। मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अगर कार्डियक सिनकपी हुई होगी, कार्डियक सिनकपी क्या मतलब है,
जो हमारे पास कल भी पेशेंट में सैफ ने कहा था पेशेंट कोलैप्स होता है वीटी, अगर वेंट्रिकुलर एरिथमिया होगा तो जैसे आप सीपीआर करोगे या पेशेंट को गिरेगा तो रिवर्ट करेगा तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा, क्या मुझे क्या हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल। कार्डियक सिनकपी होगी तो पेशेंट कोलैप्स हो गिरेगा, फोन उठाओगे हाँ सही नहीं मुझे क्या हुआ। लेकिन अगर उसे एपिलेप्सी की वजह से सिनकपी हुई है, मतलब उसे फिट्स पड़े हैं उसकी वजह से सिनकपी हुई है, तो वो ड्राउजी होगा, उसका जब वो अराउजिबल होगा तो उसका कॉन्शियस खराब होगा, वो घबराया हुआ होगा, उसका कॉन्शियस लेवल ठीक नहीं होगा। ये क्लिनिकल बेस पे आप पकड़ सकते हो कि हाँ ये पेशेंट को कार्डियक की वजह से हुई है या ये ब्रेन की वजह से हुई है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें मैं लास्ट से मैंने बता दी थी। सिनकपी, प्री सिनकपी, सिनकपी और पोस्ट सिनकपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्री सिनकपी आप पेशेंट की कभी कोई पेशेंट आए कोलैप्स हुआ पूछे कि इससे पहले आपको क्या हो रहा था, ज्यादातर बताते हैं हाँ हमें चक्कर आ रहे थे, कोई खुशबू आ रही थी, ठीक है ना, और हमें पसीने आ रहे थे। सिनकपी में बताया कि हाँ मैं पूरा बेहोश हो गया था, मेरा पेशाब निकल गया था, सांस रुक रहा था। और पोस्ट सिनकपी में पेशेंट बताया कि हाँ मुझे कंफ्यूजन थी या नहीं थी, या मेरा ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हुआ था। ये सारी चीजें आपको पोस्ट सिनकपी में मिलेंगी, ठीक है। कोई भी पेशेंट का कोलैप्स होता है तो उसका वही है सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग, उसके पैर ऊपर कर लिया, ऑक्सीजन देखें, पल्स है नहीं है, वो आपको सारे उसको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। पोस्टल हाइपोटेंशन ये हमने डिस्कस कर लिया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्यूट किडनी इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट टाइम बताया था। देखो एक पेशेंट आया है आपके पास जो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे घबराहट हो रही है, ईसीजी की नॉर्मल है, चेस्ट सुना नॉर्मल है, फिर भी कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रही। हमेशा उसकी आपने ईवीजीज करनी है। इसी हॉस्पिटल में कितने मरीज हमने ऐसे देखे हैं जो कि एक्यूट किडनी इंजरी के साथ थे और 12 घंटे के बाद वो डायग्नोज हो रहे हैं जब उसकी ईवीजीज हुई है। ईआर में तो एक उसूल बना लो, कोई भी पेशेंट आपने शिफ्ट करना है ना, दिस इज कंपलसरी, ईसीजी होगी उसकी, ठीक है। ईआर से पेशेंट आईसीयू आ रहा है, आईसीयू जा रहा है, ईसीजी होगी उसकी, और सेकेंडली उसकी एबीजीज। ये दो टेस्ट तो ईआर में ही होके वहीं दिखा देने चाहिए पेशेंट को। कितने पेशेंट, अभी हमें सर 2 दिन पहले मैंने एचडीयू में पेशेंट देखा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का पेशेंट ना, एचडीयू में लेटा हुआ था, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के साथ, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, सोच सकते हैं आप कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो ये चीज क्या है, क्योंकि ईआर में ईसीजी नहीं हुई इस पेशेंट की, वो कंसर्न नहीं लिया गया, और वो फिर जो है वो लेट डायग्नोस हुआ। अगर वो इसमें मर जाता और उसका अटेंडेंट हम पे सू कर देते तो कौन बचाता, बताओ ना। यहाँ तो पाकिस्तान में का चक्कर नहीं है ना कि कोई आपको सू करे कुछ करे, बाहर ममालिक में तो भाई वो इंश्योरेंस वाले पकड़ लेते हैं कि आपने ये क्यों नहीं देखा इमरजेंसी में, ये चीज़ क्यों नहीं की। तो आप लोग जितने भी हैं ना एक प्रैक्टिस बना लें कि भाई एबीजीज और ईसीजी कराएं पेशेंट की। आप लोग माशाल्लाह सैफ तो माशाल्लाह खुद देख लेते हैं, और भी लोग जो हमारे यार में हैं वो देख लेते हैं ईसीजी नॉर्मल है। कंफ्यूजन हो रही है तो कंसर्न को बुला के देखें, 24 घंटे कंसर्न अवेलेबल है। और सेकंड थिंग होती है एबीजीज। एबीजीज में आपको खुद पता चल जाता है कि कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है या कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है। जब इतने सारे आप टेस्ट करा रहे हैं उसमें एक एबीजीज का टेस्ट ईआर में होना चाहिए, होता तो है लेकिन वो चेंज हो रहा है 6 घंटे के बाद ऊपर जाके, नहीं, ये ईआर में ही होना चाहिए। एबीजीज का टेस्ट ईआर में होगा और ईआर में ही चेंज होगा, ठीक है। ये कंपलसरी बना लो, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। ये मैंने सारी चीजें बता दी थी, किस तरह हाइड्रेट करते हैं, एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी मैंने लास्ट टाइम बता दिया था। यहाँ से हाइपोग्लाइसीमिया से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक का लेक्चर बहुत डिटेल से 1 घंटे का मैंने लिया हुआ है और आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने कितने पेशेंट को देखा इंट्यूबेट हो रहे होते हैं, पेशेंट कहते हैं जरा आरबीसी चेक करना, आरबीसी आती 30 की, ठीक है। पेशेंट आके इंट्यूबेट करते हैं, हाँ पेशेंट बेहोश है, लो इंट्यूबेट कर दो। हमेशा जैसे कि वाइटल्स आप करते हो ना ईआर के अंदर, आपने पल्स देख रही है, बीपी देख रहे हो, इसी तरीके से आरबीएस भी जरूर देखो। कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस आता है, ड्राउजी आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसकी आरबीएस चेक करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के साथ वो आपको ऐसे मिलेगा कोलैप्स हुआ हुआ। जस्ट क्या होगा, रीजन उसकी शुगर लो होगी। ज्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया के कौन से पेशेंट आते हैं, 2, पहले कि जो के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहे होते हैं या वो इंसुलिन के ऊपर होते हैं, ठीक है। आप फेरो अटेंडेंट से पूछो भाई कोई गोली खाता है ब्लड प्रेशर शुगर की या कोई इंसुलिन लगाता है। दूसरा क्या होता है, बेचारे नेग्लेक्टेड पेशेंट होते हैं। मैं कितने यहाँ पे तो हमारे पास प्राइवेट पे नहीं आते, हम जब गवर्नमेंट अस्पताल में तो कितने पेशेंट नेग्लेक्ट देते, डॉक्टर साहब 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं, हमें किसी ने दिया ही नहीं खाना, अस्पताल में ला के अटेंडेंट डाल के चले गए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ। कितने पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि जी डॉक्टर साहब 2 दिन से कुछ खाया नहीं, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया थे और वो इंट्यूबेट होने जा रहे थे। शुगर टेस्ट के लिए शुगर जैसे हमने लगाया ना 25% डेक्सो 2 इंजेक्शन लगा, उठ के बैठ गया वो, हाँ डॉक्टर साहब कुछ खाने को दे दें बस। ये रियल वाकया बता रहा हूँ, रियल वाकया बता रहा हूँ कि इंट्यूबेट होने जा रहा था पेशेंट और उसको उठ के बैठा, खाना दिया तो सही हो गया, सिर्फ खाना खिलाया। ये क्या है, प्रॉपर डायग्नोसिस। ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम्स सर पेशेंट मिल सकता है। एंगर मिलेगा, बहुत हो सकता है पेशेंट बहुत चिड़ा हुआ आया हो, एकदम गुस्से में पेशेंट आया हुआ हो, या स्वेटिंग के साथ आएगा, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, सडन ऑनसेट होगा।
ये सारी चीज़ें सर मिलेगी। मैनेजमेंट क्या करना है, आपने उसको IV डेक्सट्रोज दे देना है, या ओरल 25 ml का आता है 25% डेक्सट्रोज से, कहना है भाई ये पी लो, अगर पेशेंट कॉन्शियस लेवल ठीक है तो उसे आपने पिलाते हैं, ठीक है। डायबिटिक कीटोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटिक कीटोसिस उसके पेशेंट क्या होगा, शुगर का मरीज है, आपके पास आएगा वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। डायबिटिक कीटोसिस उसमें कैसे प्रेजेंट करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि शुगर का मरीज जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस है वो आपके कहेगा डॉक्टर साहब कुछ घबराहट हो रही है, सांस मेरा फूल रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। वो डिस्पाइट है कि आप सीना सुनोगे पूरा सही आएगा, आप उसकी सैचुरेशन देखोगे पूरी आ रही है जैसे शुगर देखोगे तो वो आपको हाई साइड में मिलेगी। अगला काम क्या करोगे, एबीजी से उसमें क्या देखोगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूरिन फॉर कीटोन भेजो, ये भेजो, जो भी मैनेजमेंट है वो सब बाद में करेंगे, लेकिन आपने डायग्नोज जरूर करना है। मैं 2.5 साल हो गए हॉस्पिटल में, पहले दिन से मैं सिर्फ इस चीज़ में फोकस करता हूँ, यहाँ सब बताता हूँ, देखो पहले पेशेंट डायग्नोज प्रॉपर करो, ठीक है। पहले आप टाइम लगाएं, पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोज करें कि हाँ ये पेशेंट किस बीमारी के साथ आया है, आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करें। ट्रीटमेंट कोई मसला नहीं है, ट्रीटमेंट तो आप गूगल पे लिखते हैं, टीबी का क्या ट्रीटमेंट गूगल बता देगा, टीबी है या नहीं है, ये हमारा काम है। डॉक्टर का काम, आप लोग स्टाफ का काम पेशेंट को डायग्नोज करना है कि हाँ भी पेशेंट को रहेगा। ये सारे ट्रीटमेंट होता है, अपनी ट्रीटमेंट हमारे कंसल्टेंट फॉलो करते हैं। सेप्सिस, मैंने लास्ट टाइम हमारे कंसल्टेंट लेक्चर लिया था सेप्सिस का और सेप्टिक शॉक का, तो मैंने पूछा सेप्सिस क्या होता है, तो बताएगा सेप्सिस क्या होता है, बताया था मैंने, भूल गए। अगर मुझे गला मेरा खराब है तो क्या मुझे सेप्सिस हो गया? सेप्सिस का मतलब है कि आप सेप्सिस का मतलब है कि आपके ब्लड का इन्फेक्शन जो कि एक एंड ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, या कि आपके लिवर को खराब कर रहा है, आपकी किडनी को खराब कर रहा है, आपके लंग को खराब कर रहा है, आपके ब्रेन को खराब कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सेप्सिस। के ब्लड का इन्फेक्शन, अगर ब्लड टेस्ट करा उसमें आता है पॉजिटिव, ब्लड कल्चर में पॉजिटिव, तो क्या मुझे सेप्सिस है? नहीं। सेप्सिस कब है कि अगर वो कोई एंड ऑर्गन डैमेज कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड सेप्सिस, इन्फेक्शन तो है ना, नज़ला खांसी आप लोगों को होता, आपको क्या मुझे सेप्सिस हो गया? नहीं। अगर उसकी वजह से एंड ऑर्गन खराब हो रहा है, एंड ऑर्गन का मतलब है लिवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, ब्रेन है, हार्ट है, अगर वो खराब तो सेप्सिस। और फिर सेप्सिस के साथ सेप्टिक शॉक तब कहते हैं। सेप्टिक शॉक तब कहते हैं कि अगर पेशेंट को इस सब चीजों के साथ ब्लड प्रेशर भी लोअर साइड पर आ गया और उसे हमें वेज़ोप्रेसर देने की जरूरत है, मतलब हमें कोई दवाई देने की जरूरत है, तो फिर हम कहते हैं ये सेप्टिक शॉक है, ठीक है। लेग्स और टेम्परेचर एंड नॉर्मल के इंडिकेटर वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पेशेंट को सेप्सिस है और टेम्परेचर नहीं आ रहा तो ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस का साइन होता है। लैक ऑफ हाइपोटेंशन डज नॉट एक्सक्लूड डायग्नोसिस। सीवियर सेप्सिस में क्या होता है, ब्लड कल्चर पॉजिटिव आते हैं, आपको सेक्शन कम आती है, फ्लूइड रिससिटेशन करना पड़ता है। मैनेजमेंट डिसीजन में क्या होता है, आईडीएसएस करेंगे आप, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। अब आ जाओ हेडेक के ऊपर। एक पेशेंट आता है हमारे पास, नॉर्मली हम देखते हैं पेशेंट के ऊपर हेडेक के ऊपर कि हेडेक के साथ मरीज आ रहा है। बहुत, मैं कई पेशेंट ऐसे देख चुका हूँ कि हेडेक के साथ मरीज था और उसको क्या हुआ, जब मैंने सीटी स्कैन कुछ क्या अभी एंड में करना, अभी रोटी तब लेके चले जाएंगे यार। तो मैं कई पेशेंट ऐसे देख चुका हूँ कि जो जाना चाहे मेरी तरफ से जा सकता है, भाई कोई जबरदस्ती नहीं किसी को, जिसको भी कुछ को जाना है तो मेरी तरफ से जा सकता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट हेडेक के साथ है, मतलब सर के दर्द के साथ है पेशेंट, तो उसका आपने सेकंड देखना है कि उसका बीपी रेज है। अगर बीपी भी रेज है और वो कह रहा है मुझे वर्स्ट हेडेक है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, तो उसको सोचने की ज़रूरत है कि उससे आईसी ब्लीड तो नहीं हो रहा। सब एलेक्ट्रोलाइट हेमरेज, कई पेशेंट को मैंने देखा है कि वो सर दर्द के साथ शदीद आए हैं और उनका मैंने सीटी कराया तो वो हेडेक के साथ, वो आईसी ब्लीड के साथ था पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो चीज़ें जो ईजिली मिस हो जाती हैं, ठीक है। एक्यूट मेनिंजाइटिस सबरनम स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्लीड भी मिल सकता है, कोई स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन भी मिल सकता है। सिवियर हेडेक में आपने पेशेंट को देखना है कि क्या करना है, एंटीबायोटिक देनी है, जो भी चीज़ करना है। स्ट्रोक के समय में मैंने पहले भी बताया था कि किसी को स्ट्रोक दो किस्म का होता है। स्ट्रोक का मतलब फालिज दो किस्म का होता है, पहला जिसमें दिमाग की नस फट जाती है, दूसरा जिसके अंदर दिमाग की नस बंद हो जाती है, क्लॉट आ जाता है। अब इसका कोई भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो उसमें बेसिक क्या कराएंगे आप, सबसे पहले सीटी स्कैन कराओगे। क्यों कि अगर उसके अंदर ब्लीड हो गया है, अगर खून की दिमाग की नस फट गई, खून आ गया, तो खून पतला करने वाली दवाई नहीं दोगे, और अगर उसके अंदर क्लॉट आ गया है तो फिर आप खून पतला करने वाली दवाई दो, जिसमें हम एस्कार्ट देते हैं, ठीक है। और उसकी फिर टीबीए भी दिया जाता है, एंजियोप्लास्टी भी की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी फालिज के साथ आता है मरीज, तो अभी आज ही का वाक़या बता रहा हूँ।
शायद वो कल से ग्रुप पे लिखा हुआ था, एक पेशेंट है जो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के साथ है। आज मैं गया हूँ, मैं राउंड करने मैंने देखा तो भाई उसको स्ट्रोक हुआ था। कल से उसका ब्लड प्रेशर मैनेज हो रहा था, अभी देखा तो मैंने स्ट्रोक, वो यूरोसेप्सिस करके रखा हुआ था, ठीक है। अभी मैंने देखा तो उसको स्ट्रोक का पेशेंट को मैंने कहा भाई तो स्ट्रोक से बीपी कंट्रोल नहीं करना। अगर इस्क्यूमिक इन्फार्क्ट होता है मतलब दिमाग की नस बंद हो गई है तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, हम बढ़ा के रखते हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। और अगर दिमाग की नस फट गई है तो फिर हमें बीपी कम करना होता है, ठीक है। इसकी बहुत डिटेल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, किसी का ऐसा फेस टेढ़ा हो रहा हो, हार हो जाए, ऐसा फेस में डिविजन आ जाए, मोबाइल पकड़ा ना जा रहा हो, तो फौरन आपने टाइमली उसको स्ट्रोक यूनिट में एसेस करना है ताकि उसको या तो TTE मिले या दिमाग की एंजियोप्लास्टी हो सके। ये सारे इनिशियल मैनेजमेंट है, मैं मैनेजमेंट पे नहीं जा रहा। सीजर्स की मैंने बात की, वही वाली बात है, सिंथेटिक के साथ पेशेंट आएगा, फिट्स पढ़ लेगा। किसी को भी सीजर पढ़ने सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ऐसे तो सबसे पहले काम करेंगे उसका हाथ पकड़ लेंगे, फौरन उसका हाथ पकड़ लेंगे। भाई हाथ नहीं पकड़ना है, उसकी वो फिजिकल एक्टिविटी हो रही ना, हाथ पकड़ोगे वो और वर्स्ट होगा, उसका सीजर वर्स्ट होगा। किसी को सीजर पढ़ना है उसको पकड़ो नहीं, उसको लेके यूं पकड़े जकड़ लेंगे जोर से, हिलने नहीं देंगे, नहीं उसको हिलने नहीं देना भाई, उसको छोड़ दो, ठीक है। उसको उसकी साइकिल कंप्लीट, क्यों कि ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से उससे वो फिट्स पड़ रहे होते हैं। उसमें आप क्या करते हो, रोकते हो तो वो एक्टिविटी और वर्स हो जाती है और वो और बुरी तरह प्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो ये देखना है कि कोई भी पेशेंट है a cerebral fracture में short attack involving change in the state of consciousness, motor activity, sensitive phenomenon, a chronic disorder in which nerve cell activity in the brain is disturbed causing seizure। क्या है डेफिनेशन एपिलेप्सी की, a chronic disorder in which nerve cell activity in the brain is disturbed causing seizure। जिस तरह हमारे हार्ट के मसल्स चल रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से चल रहे होते हैं, अगर वो खराब हो जाए हम क्या कहते हैं, एरिथमिया हो गया, हार्ट ब्लॉक होना शुरू हो गया। इस तरह ब्रेन की एक्टिविटी ना, ब्रेन की एक्टिविटी जब भी खराब होगी तो क्या होगा, हमें सीजर पड़ने शुरू हो जाएंगे। वो एक बनी थी ना, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें कहते हैं दिमाग का केमिकल लोचा हो गया, उसको चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है, ये होता है ना, सारा ब्रेन का आपका फंक्शन खराब हो जाता है। ब्रेन के हर पार्ट के अपने अपने फंक्शन हैं, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए क्या है, आपने कुछ भी पेशेंट डोंट ग्रैब, ये देखो उसने आगे बनाया कि आपने ग्रैब नहीं करना पेशेंट को, ठीक है। उससे वो फौरन बताएगा क्या इसको सीजर्स हो रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक हैजर्ड, उसके करीब कोई चीजें छोड़ दो, कोई ऐसी चीजें जिसको अपने ऊपर मार सकता है उसे दूर कर दो, ठीक है। और फिर जब वो सही हो जाए उसे बताओ कि भाई तुम अब ठीक हो गए, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, कुछ मेडिसिन होती है जो प्रोफिलैक्टिक तौर पे दी जाती है। अगर किसी को कंटिन्यू फीवर फिट्स पड़े तो उसमें डायज़ेपाम, फिनोबार्बिटॉल, कार्बामेसिन दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं रिस्पायरेटरी इमरजेंसी। रिस्पायरेटरी इमरजेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एक पेशेंट आएगा जो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा जो है वो सांस फूल रहा है। सांस फूलने के साथ ही सारे एल्गोरिदम है कि जिसमें आपने सोच लें कि क्या क्या इसको चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले वही एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन आपने चेक की, ठीक है। उससे सारी चीज चेक की, कुछ शॉक वगैरह तो नहीं है, आईवी लाइन मेंटेन की। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो आपने देखना है कि उसमें कोई भी पेशेंट अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साथ होगा, मतलब चोकिंग हो गई, मतलब सांस की नाली में रुकावट हो गई, इंपॉर्टेंट साइन क्या मिलेगा। मेरे पास कितनी खातून आपकी, डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रहा है, मेरा सांस बंद है, तो मैं फोन समझता हूँ कि वो ड्रामा कर रही है। कैसे कैसे, अगर किसी को भी चोकिंग होगी, किसी को भी चोकिंग होगी तो ही और शी कांट एबल टू टेल अ सेंटेंस, वो बोल नहीं सकता ना भाई यहाँ चोकिंग हो रही है, आप लंबी तकलीफ करो, डॉक्टर साहब मेरे इतना सांस रुका हुआ, यहाँ भी चोकिंग हो रही है, यहाँ लंबी तकलीफ झाड़ रही है, लंबी तकलीफ मार रही है वो खातून और वो चोकिंग हो गई। ओ भाई, चोकिंग जिसको भी होगी, किसी को भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वो कांट एबल टू स्पीक। हवा कहाँ से आ रही है, मुंह से। मैं जो बोल रहा हूँ हवा जनरेट हो रही है ना, तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। वहाँ चोकिंग है तो आवाज निकलेगी, हाँ कोई ऐसे कर रहा है, इसका मतलब है वो रियल में चोकिंग है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट साइन। कोई भी आके लंबी स्टोरी सुना है, समझ लो ड्रामा कोई, ठीक है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या डिफिकल्टी सॉल्विंग आएगा, आपने उसको करना फॉर्म फोर्सर, देन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन अगर तो नहीं है, टेंशन निमोथोरेक्स तो नहीं है, इमरजेंसी में सीओपीडी एस्थमा तो नहीं है। दीज आर द नॉर्मल जो कि आपको इमरजेंसी में बेसिक मिल रही होगी। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आपको परेशान होंगे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, तो आपने क्या करना है, उसमें क्या क्या फाइंडिंग मिली होगी, विजनिंग, स्ट्राइडर, डिस्नी, एंजियोएडिमा। टेंशन निमोथोरेक्स है तो उसका सिवियर पेन पेशेंट को हो रहा होगा, ठीक है। और अगर सीओपीडी या इस तरह का पेशेंट है तो उसको वीजेस वगैरह मिल रही होंगी और आपने सारे का सारा उसे ये ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। हाइपरवेंटिलेशन, ये वही बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। हाइपरवेंटिलेशन का मतलब है कि पेशेंट ज़्यादा गहरे गहरे सांस लेना शुरू कर देगा और इसका ज़्यादातर हमारे उसमें क्या होता है, साइकियाट्रिक इलनेस की वजह से पेशेंट हमारा किसी वजह से परेशान है और गहरे गहरे सांस लेना शुरू हो गए। एक्सेसिव
Excessive rate and depth of respiration leading to abnormal loss of carbon dioxide from the blood, primarily disposed to stress and anxiety. ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना उस टाइम यानी में गहरे गहरे सांस लेता है तो क्या होता है एबीजीज में रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस आ रहा होता है, ठीक है, वो आपको एबीजी से पता चल जाएगा। ओवर एक्सक्रीशन, एग्जॉशन है, बॉडी टिंगलिंग, हाइपर वेंटिलेशन, ये सारी चीजें आपको मिल रही। इसको छोड़ो। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसको? हम नॉर्मली तो हम ये है ना वो रीब्रीथर मास्क लगा देते हैं, या ऐसा मुझे कहेंगे कि भाई आप एक कोई बैग ले लो, उसके अंदर ऐसा लगा और उसके अंदर सांस लेना शुरू करो, ठीक है, ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर रहा है वो एक्सेल करेगा तो वो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कम हुई थी वो दोबारा रिटेन कर जाएगी। छोटी सी चीज़ है, ठीक है। एस्थमा का पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा ईआर में आता है शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ के साथ। उसमें आप क्लियर क्या पूछोगे? पहला सवाल क्या करोगे? पहले होता था आपको बचपन में होता था एस्थमा, भाई बहनों को है, साथ में एलर्जी की हिस्ट्री भी मिलेगी आपको। तो अगर एस्थमा का पेशेंट आया तो आपको पता है कि एस्थमा में आपको उसको नेबुलाइज करना है, ठीक है। ज़्यादातर हमारे क्लिनिक से और जो वेंटिलेटर से नेबुलाइज करते हैं ईआर के अंदर तो पेशेंट बेहतर हो जाता है, लेकिन उसको डायग्नोज करना बहुत बेहतर है। अब ये एस्थमा का पेशेंट आया, आपने उसे LRTI बना के उसे आपने एडमिट कर दिया, वो पेशेंट की जरूरत ही नहीं थी ना, और एडमिट नहीं होगा, उसका 3 एंटीबायोटिक भी उसको लगेगी। तो पेशेंट एक एस्थमा का पेशेंट जिसे सिर्फ नेबुलाइज करने की जरूरत थी, आपकी पुअर मैनेजमेंट, पुअर डायग्नोसिस की वजह से वो 3 एंटीबायोटिक भी ले गया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड उसको इन्फेक्शन भी लगेगा, ये भी खतरनाक बात है ना। तो ये चीज़ जरूर देखने की जरूरत है कि आया पेशेंट या एस्थमा का पेशेंट जो है इसको नेबुलाइज करने के बाद कोई एंटीबायोटिक की कोई एडमिशन की जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या मिलता है? इसको वीजिंग आ रही होगी, जब आप ऑस्ट्रेटेट करोगे वीजिंग मिलेगी, डिस्निया मिलेगा, टेकेप्निया बहुत ज़्यादा पेशेंट को मिलेगा, चेस्ट कंजेशन मिलेगी, कफ मिल रहा होगा, तो ये नॉर्मली आपको मिलेगा। लेकिन आप पकड़ोगे चीज़ पे कि पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री पे कि वो पहली एक एस्थमेटिक पेशेंट है और वो ऑलरेडी नेबुलाइज वगैरह लेता रहता है। ये सारा इसका मैनेजमेंट प्लान है कि आपने सिम्टम रिकग्नाइज किया, उसको ब्रोंकोडायलेटर दिए, अगर वो ठीक हो गए तो सही है, लेकिन आप सेकंड स्टेप पे जाओ। ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना वो दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर है। नहीं अगर ब्रोंकोडायलेटर से बेहतर हो तो हम स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर ऑब्स्ट्रक्शन जो मैंने भी बताया कि पेशेंट को चोकिंग हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई? पढ़ो जोर से। इनेबिलिटी टू स्पीक और ब्रेथ, ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कि पेशेंट बोल नहीं पा रहा होगा, किसी को भी चोकिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को हमने क्या करना है? आपने फौरन, ये सारा इसका मैनुअल होता है कि आपने पहले देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, उसको एसेस करना है, थ्रस्ट देना है, अगली डायग्राम में मैंने दिखाया है, ठीक है। इस तरीके से आपने फोर्सफुल से कहना है कफ करो, ठीक है, या चेस्ट थ्रस्ट देना है, इस तरीके से पकड़ के ना, सबसे इम्पोर्टेंट। कोई भी चोकिंग हो जाए ना तो यहाँ एकदम करके जोर से ऐसे करके प्रेशर दिया जाता है, या बच्चा है तो उसको अब्नॉर्मल थ्रस्ट दिया जाता है, ठीक है, या फिर उसको फोर्सेप्स से निकाला जाता है। और छोटे बच्चे को हो जाए तो इस पोजीशन में रखा जाता है पेशेंट को, और इस तरह पीछे से फोर्स करके थपथपाया जाता है ताकि वो निकल जाए, ठीक है। फिर भी पेशेंट को चोकिंग हो रही है तो ये ईएनटी वाले नॉर्मली प्रोसीजर करते हैं। मैंने भी एक दफ़ा ईआर में बालसेत अस्पताल में ऐसी बच्चे को चोकिंग आया था, कोई लड़का था 14 साल का, सिक्का उसके फंस गया था, तो सब कुछ करे नहीं निकल रहा था, तो फिर ईएनटी वाला आया, उसने आओ देगा ताओ फोर्सेप लिया और यहाँ कट लगाया उसने जाके बच्चे को, और यहाँ ठक करके जैसे निकाला तो बच्चा पूरा नीला हो रहा था ना, वो पूरा फिर पिंक हो गया, तो पूरा नीला हो गया था बच्चा, और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ से सिक्का ऐसे फंसा था, हम यूँ मार रहे हैं, पीछे से मार रहे हैं, सब कुछ करे नहीं निकलता। तो ईएनटी वाला वहाँ मौजूद तो उसने डायरेक्ट जाके बच्चे कट लगाया, और जैसे सिक्का खींचा तो बच्चे ने ऐसे सांस ली, और पूरा जो ब्लू हुआ था ना बच्चा, वो बिल्कुल सही हो गया। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हम कहते हैं एक्यूट पल्मोनरी। अच्छा, इसके लिए कार्डियक फिटनेस नहीं लेंगे डॉक्टर? हमारे एमएलसी प्रोसीजर कार्डियक फिटनेस ली जाती है। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या मतलब है कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट आ गया है जो कि ऑक्सीजन को नहीं पहुंचे दे रहा ब्लड में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या मिलेगी? आप चेस्ट सुनोगे नॉर्मल है, एबीजीज कराओगे वो नॉर्मल है, सिर्फ क्या मिलेगा उसमें? ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम मिलेगी। क्या मिलेगी? एबीजीज के अंदर O2 आपका कम मिलेगा। तो ये आप कर सकते हो कि देखो पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन कम है, एक, दूसरा पेशेंट टैकीकार्डिया होगा, क्या होगा? तीसरा साइन क्या मिलेगा कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे होगा। क्यों? क्योंकि जब आरबी से ब्लड निकल, राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी में, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आएगा? नहीं आएगा, कोई तो पहुंच ही नहीं पाएगा, वो ब्लॉकेज हो रही होगी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप उसकी हिस्ट्री में पूछोगे 2 से 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, वेरी गुड, और ऑपरेशन कोई सर्जरी हुई है, वेरी गुड। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कि फीमेल से पूछनी होती है कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं लेती। ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है फीमेल में, इजीली मिस हो जाती है। हमारी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हुआ होता है, हम सोच रहे होते हैं कि यार ये तो ऐसी ड्रामा कर रही है, सांस पूरा, हालांकि रियल में उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ होता है।
ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और एक चीज़ जो कि हमें ईसीजी में मिलती है, ठीक है, मैंने कई पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ईसीजी को देख के पकड़े हैं, उसमें क्या मिलता है 2, 3 और AVF है ना, S1, Q3, T3, ठीक है। जो लीड 1 होती है ना लिम्ब लीड, उसके अंदर S वेव मिलेगी, और लीड 3 जो है लिम्ब लीड, उसके अंदर हमें अभी नहीं छोड़ने वाला भाई मैं, आज आखिरी दिन है मेरा। ट्रैवलिंग हिस्ट्री से कैसे होगा? ट्रैवलिंग हिस्ट्री से रहेगा कि बहुत देर तक आप पैर लटका के बैठे रहेंगे ना, तो क्या होगा, वापस पम्प नहीं आएगा, ब्लड स्टेसिस होगा, तो उसमें क्लॉट बनने का चांस बढ़ता है। लॉन्ग फ्लाइट्स। तो क्या कह रहा था मैं, ठीक है। तो ये हाँ, ईसीजी के अंदर आपको मिला कि S1, Q3, T3 के लीड 1 जो होती है ना लिम्ब लीड, उसके अंदर S वेव मिलेगी, और लिम्ब लीड की जो 3 लीड होती है ना, उसके अंदर Q वेव और T वेव उल्टी मिलेगी। ये अगर तुम गूगल पे लिखोगे ना कि एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म ईसीजी साइन, तो उसके अंदर लिखा हुआ है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मेरे लेक्चर में अगर कोई देखना चाहे तो उसके अंदर देख सकता है, ठीक है। इनिशियल वर्क में हुई चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, लीड एमआर कराएंगे, ये सारे टेस्ट कराएंगे, यूके स्कैन करा के देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज में मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कोई भी पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी के साथ आएगा, ईआर के अंदर आने के बाद उसकी 10 मिनट के अंदर अंदर ईसीजी हो जानी चाहिए, और 10 मिनट के ईसीजी होने के 1 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर को अप्रोच कर लेना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर को दूर नहीं होता, इधर ही होगा। अगर छुट्टी का दिन है तो भी मोबाइल पे अवेलेबल होता है डॉक्टर, ठीक है। ईसीजी फौरन करनी है। दूसरी चीज़ जो मैं पहले दिन से सिखा रहा हूँ सबको, कि ना के चेस्ट पेन की आपने ईसीजी करानी है, लेकिन कोई भी पेशेंट आएगा घबराहट के साथ और एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ। मैं हमारे एक सेंटर में मिट्टी में गया, तो मैंने वहाँ पे कहा, मैंने कहा ईसीजी नहीं होती, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब तो मुझे कह लेंगे कि डॉक्टर साहब यहाँ तो इस तरह के पेशेंट ही नहीं आते। मैंने कहा वेरी गुड, ये फिल्टर मुझे भी बता दें। मैंने कहा ये तरीका मुझे भी बता दें कि यहाँ इस तरह का पेशेंट आ नहीं जाओ, गेट से चलेगा नहीं, यहाँ इधर नहीं जाना मुझे, क्योंकि आपको ईसीजी करनी ही नहीं आती ना आपको ईसीजी पढ़नी आती है। तो जो एक इंसान की फितरत है, जो चीज़ उसको नहीं आती ना, तो वो उसकी आंखें बंद कर लेता है। भाई अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, लेक्चर खत्म होने से पहले। तो जब जो चीज़ इंसान को नहीं आती तो वो उसको देखना भी नहीं चाहता, उसमें आंखें बंद कर लेता है, ठीक है। तो माशाल्लाह से जिस दिन से वो मशीन हमने सही की, अभी भी आज भी मुझे 2 इस्लामपुर से ईसीजी रिसीव हुई और 1 मिट्टी से, ठीक है। तो आज भी मुझे डेली बेस पे 2-3 ईसीजी आती है, इसको मैं रिस्पॉन्स कर रहा होता हूँ, मिट्टी और इस्लामपुर की। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई जो चीज़ आनी चाहिए तो उसको लोग फिर देखते भी हैं, ठीक है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में 10 मिनट के अंदर ईसीजी करनी है आपने, और अगर स्टेमी का पेशेंट है तो 90 मिनट्स के अंदर अंदर उसको आपने एंजियोप्लास्टी करनी है। कितनी देर में? 90 मिनट्स के अंदर। और अगर कहता है नहीं डॉक्टर साहब मैंने नहीं कराना, तो उसको 10 मिनट के अंदर अपने हाथ से भगा दें, क्योंकि यहाँ वो एक्सपायर होगा पेशेंट, आपके लिए मुसीबत बनेगा। डोर इन, ठीक है, डोर आउट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, कि डोर इन कितनी देर में किया है, डोर आउट कितनी देर में किया है। डोर टू बैलून मतलब अंदर दाखिल होने के एंजियोप्लास्टी करने के दौरान ये कितना डिस्टेंस है, सब टाइम कैलकुलेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों कि जैसे ही हमारा हार्ट है, उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो इन्फार्क्ट हो जाएगा और पेशेंट फौरन ठक से मर जाएगा। अभी पेशेंट मेरे बात कर रहा हूँ, पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है, मैं आप डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, आप लोग परेशान होंगे, ठीक है। स्टेमी का पेशेंट है, ये देखें जो तो पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। अंजाइना, ये मैंने पहले भी सबको बताया कि अंजाइना का क्या मतलब है, कि अंजाइना का मतलब है कि कार्डियक पेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेस्ट पेन और कार्डियक पेन? कार्डियक पेन का मतलब है कि अंजाइना हो रहा है, मतलब ये उसको पेन हो रहा है, ये हार्ट की वजह से हो रहा है। इसमें मैंने 2-3 फीचर्स हैं जो हमेशा सबको याद कराए हैं, मैं जस्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। PPT अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, PPOT वहीं रख लो। PPOT, PPT का क्या मतलब है कि पेशेंट को पोजिशनल, पॉइंट और टेंडरनेस, अगर ये 3 साइन आ रहे हैं तो उसका मतलब ये कार्डियक पेन नहीं है। और अगर भाई या तो बाहर चले यहाँ बैठ जाओ, खड़े नहीं हो गए, ठीक है, दावत में थोड़ी आए यार अभी खाने के लिए। पॉइंट, पोजीशन और टेंडरनेस, 3 साइन अगर मिल रहे हैं तो पेशेंट को इसका मतलब है ये कार्डियक पेन नहीं है। इसके अलावा अगर डिफ्यूज पेन हो रहा है, रेट्रोस्टेनल मतलब ये हड्डी के पीछे हो रहा है, साथ में स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये कार्डियक पेन है। बाज़ लोग से मुझे ईसीजी भेज देते हैं, डॉक्टर साहब देख के बताएं क्या है। ईसीजी में इनिशियल कोई चेंजेस नहीं आते, आपको हिस्ट्री बतानी पड़ती है, डॉक्टर साहब टिपिकल पेन है, डॉक्टर साहब टिपिकल पेन। टिपिकल पेन का मतलब है कि उसकी सीरियल ईसीजी कराई जाएंगी, हर 10 मिनट पर उसकी ईसीजी रिपीट करके देखी जाएगी, ड्रॉप आई करके देखा जाएगा। एक 18 साल का लड़का आया है, कह रहा है डॉक्टर सीनियर दर्द है, उसकी ईसीजी की वो नॉर्मल होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो उसकी हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। और वही एक 60 साल का आदमी है, उसके साथ शुगर भी है, उसको पहले भी 2 दफ़ा उसकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अभी उसकी ईसीजी नॉर्मल आ रही है, उसको हम नॉर्मल नहीं कंसीडर करें। मैं कहूँ नहीं, इसको भी सीरियल ईसीजी करो, इसका भी ड्रॉप आई करा के देखो, ऐसा ना उसको स्कीमिया रन कर रहा हो, क्योंकि पहले भी 2 दफ़ा इसको अटैक हो चुका है। तो ये % टू % वेरी कर रहा हो,
ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन मैंने बता दिया है, मैं इस पर नहीं जा रहा डिटेल में, मैं खाने के बीच में मैं आ गया हूँ। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो है ना ACS प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। ACS प्रोटोकॉल ये सबको आना चाहिए। कोई भी पेशेंट जिसको मैंने कह दिया हार्ट अटैक है या टिपिकल अंजाइना हो रहा है, इस ACS प्रोटोकॉल दे दें तो उसके अंदर आपने उसे एक डिस्प्रिन की टैबलेट देनी है 300 mg की, जो कि वो चबा के खाएगा। क्या करेगा? चबा के खाएगा। और उसके साथ आपने उसे 300 mg की क्लोपिडोग्रेल लो ब्लड के नाम से भी आपकी 75 mg तो 4 गोलियां दे देंगे। लेकिन अगर वो बड़े हार्ट अटैक के साथ आया, मतलब स्टेमी है, ठीक है, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो उसको आपने 300 mg डिस्प्रिन देनी है चबा के और 180 mg की टिकाग्रेलॉल देनी है, ठीक है, जो कि 90 mg की एक गोली आती है, एंथ्रेक के नाम से भी आती है। तो वो आपने 2 गोलियां उसको देनी है 180 mg की, और उसके साथ साथ 1 cc उसे हेपरिन देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि प्लीज उसके सीधे हाथ पे कैनुला नहीं करना होता। ये अभी तक हम जाके रोजाना देख रहे होते हैं। मैं पहुंचता हूँ, सर स्टेमी का पेशेंट है, देखिए हमने सब रेडी करके रखा हुआ है भाई, सीधी हाथ से हमने उसका प्रोसीजर करना है। डू नॉट टच द राइट हैंड, यहाँ से हमने उसका प्रोसीजर करना है। उल्टे हाथ पे कैनुला लगेगा, ठीक है, सीधे हाथ पे कुछ भी नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। कार्डियक पेशेंट है, सीधे हाथ पे कुछ भी नहीं लगेगा, और ना ही कार्डियक पेशेंट, मैं जाता हूँ नीचे ECG भेज दूँ, स्टेमी का पेशेंट है, मैं नीचे पहुंचा, पेशेंट का सर वो वॉशरूम गया, मर जाएगा वहां पे भाई वो, ठीक है ना, वो मुसीबत पड़ जाएगी हमारे लिए। कार्डियक पेशेंट को वॉशरूम नहीं भेजना अनलेस के कार्डियोलॉजिस्ट ना कहे, ठीक है, आपने वॉशरूम नहीं भेजना होगा। तो आपने एस्पिरिन दी और क्लोपिडोग्रेल दी जाती है 4 गोलियां, ठीक है, और या आपने टिकाग्रेलॉल, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, टिकाग्रेलॉल की 180 mg की गोली दी जाती है, ठीक है। हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर दी जाती है, जिसमें मेट्रोप्रोलोल हम देते हैं 25 mg की ओरल, या IV देनी हो तो 5 mg की IV देते हैं। साथ में हेपरिन देनी है, हेपरिन कितनी देनी है 1 cc, मतलब 5000 इंटरनेशनल यूनिट देनी है, ठीक है। एक पेशेंट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, अपर GI ब्लीड के साथ, ठीक है। अपर GI ब्लीड का क्या मतलब, पेशेंट आया, वो बता रहे कि हाँ मुझे मुंह में से खून आया, खून की उल्टी हुई है। बात लोग दांत से खून आता है उसको भी कह रहे होते हैं खून की उल्टी हुई है, ठीक है। नाक से खून आता है उसको भी लोग कह रहे होते हैं खून की उल्टी। बात लोगों को खांसी में भी खून आ रहा होता है, खांसी में खून आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? हेमोप्टेसिस, ठीक है। और जो उल्टी में जो पेट से खून आता है उसे कहते हैं हेमेटेमेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने हिस्ट्री पे रूल आउट करना है। हिस्ट्री रूल आउट कैसे करना है, आप पूछने के भाई आपको TB भी तो नहीं मिलती, कुछ सांस का मसला तो नहीं रहता था, तो आपको पता चल जाएगा ये कंफ्यूज हो रहा है कि आया ये हेमेटेमेसिस है या ये हेमोप्टोसिस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये अगर अपर GI ब्लीड के साथ पेशेंट आया तो फौरन आपने क्या करना है, उसे बायलेटरल कैनुला कर दें, फ्लूइड दें, रिसर्जिएट करें, फौरन आप गैस्ट्रो को कॉल दें कि भाई अर्जेंट इसकी एंडोस्कोपी की जरूरत है। ज़्यादातर अपर GI ब्लीड किस वजह से होती है? CLD पेशेंट्स को होती है, ओसोफेजियल ब्राइसिस। हमारे जो ये एसोफेगस होता है, जो खाने की नाली होती है, उसमें मोटी मोटी आर्टरीज होती हैं, वो फट जाती हैं प्रेशर जनरेट होने की वजह से, उस पर खून की उल्टी होती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। कोई भी पेशेंट हेमेटेमेसिस का, ये इमरजेंसी है, आप अभी नहीं कर सकते, उसकी 2 घंटे में एंडोस्कोपी आप रेफर करते हैं। कितने पेशेंट देखते हैं कि हेमेटेमेसिस का पेशेंट आया है, कल एंडोस्कोपी होगी, कल कैसे होगी भाई, और दोबारा उसका मेडिसिन मर गया वो, तो अपने ऊपर नहीं लो, आप बोलो भाई हमारी है, अभी हम 2 घंटे में नहीं कर सकते, इसको आप कहीं और ले जाएं, या कंसर्न को बोलो कि भाई हेमेटेमेसिस का पेशेंट आप कल करने को क्यों बोला, अभी आके करें उसको, आप उससे पूछो ना क्यों नहीं कर रहा अभी, कंसर्न जवाब देगा इस बात का। हेमेटेमेसिस का पेशेंट है, ब्लीड के साथ आया, दोबारा हेमेटेमेसिस होगा तो पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। अब ये ना कल से फड्डे करने शुरू कर देना सैब अगर नहीं अभी कर, नहीं डॉक्टर साहब ने कहा था ऐसी वैसी, मुझे फोन आ रहा है भाई क्या सिखा दिया बच्चों को। लेकिन रियलिटी तो है ना, देखो एक रियलिटी है, ठीक है। ये सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, अपने FFP उसको लगाते हैं, विटामिन के देते हैं, ब्लड रिसलेट करें, ठीक है, और जो है ऑन वाइटल्स हैं, लार्ज बोल कैनुला लगाना होता है, CV विजिट करें, रिलाई ऑन ह्यूमन टू गेट अ रेड सेल ट्रांसफ्यूजन दे दें, ठीक है। ड्रग रिलेटेड इमरजेंसीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि ड्रग रिलेटेड इमरजेंसी में क्या होता है, आपको देखना होता है कि किस तरीके से इमरजेंसी हुई है ना, आया वो रूट एडमिशन क्या था, ओरली कैसे ले ली है, कोई लोकल एनेस्थेटिक की कॉम्प्लिकेशन हुई है, ठीक है, मस्कुलर ट्विचिंग, हेडेक, रिनाइटिस, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। बात लोग जो है ना ये पॉइजनिंग के साथ आते हैं ना, खत पे खातून ने उठाई 4-5 गोलियाँ खानी या इसकी गोलियाँ खानी, तो वो पॉइजनिंग के साथ आते हैं, उसमें गैस्ट्रिक लिवाज करना होता है और उसमें देखना होता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुई ना, उसी हिसाब से उसकी एंटीडोट दी जाती है, ठीक है। तो ड्रग रिलेटेड इमरजेंसीज भी होती हैं, आपने उसकी वही ABC मैनेज करनी है, ऑक्सीजन देनी है, फिर से अगर पढ़े तो एंटी कन्वल्सेंस आपने देनी है,
ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन हमारे पास बहुत आते हैं, दवाई से भी एलर्जी हो जाती है। उसमें क्या होता है, एंजियोएडिमा के साथ पेशेंट आ रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक चोकिंग के साथ आ रहा है, तो ये भी इमरजेंसी होती है ना। ये भी आप लोग देखते हो कि यार में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि पेशेंट जो है वो एलर्जी के साथ एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के साथ आता है। उसमें क्या होता है, टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, एनीमिया भी हो रहे होते हैं, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है पेशेंट को। ठीक है, तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या है, वही ABC मैनेज करना है आपने, ठीक है ना। और आपने एंटीहिस्टामिन देनी है, और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा तो एपिनेफ्रिन भी दे सकते हैं, ठीक है। नीडल स्टिक इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ICU में जो ER में लोग काम करते हैं इमरजेंसी में, नीडल स्टिक इंजरी हो गई, फोन में करते हैं निचोड़ना शुरू करें, निकाल निकाल जितना खून निकाल, ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ लगी ये निकालना, निकाल ले जितना खून है, ला मैं जोर से दबाता हूँ, ला मैं निकाल दूंगा खून जितना, फिक्र नहीं कर, वो 4 पल वो दबा रहा है उसको निकाल। नहीं भाई, किसी को नीडल स्टिक इंजरी हुई है, कोई दबाने की जरूरत नहीं है। आपने पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे, क्या प्रॉब्लम थी, उसको क्या हुआ है, आप उसको अच्छे से वॉश करेंगे। देखो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल किसी की नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो उसमें आपने करना है, अच्छे से उसको वॉश करना है विद द प्रॉपर सोप, स्क्वीज, डोंट स्क्वीज द इंजर्ड साइड, उससे अच्छे से आपने वॉश करना है। और फिर पेशेंट की हिस्ट्री लेनी, जिस वजह से हुआ है। फर्स्ट कोई एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी था, उससे नीडल आपकी लगी और आपको लग गई, तो आपने देखना है कि भाई हेपेटाइटिस बी था, उसका फिर अलग पूरा प्रोटोकॉल होते हैं ना। आपने देखना है कि आपकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हुई भी नहीं हुई, हेपेटाइटिस बी तो नहीं था, हेपेटाइटिस सी तो नहीं था, या जस्ट ज़्यादा 90% केसेस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, 10% पेशेंट में आती है और बहुत ज़्यादा। अब ये जो है स्पेसिफिक हमारे स्टाफ के लिए, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे स्टाफ के लिए क्या चीज़ हमारी कैश ट्रॉली में होनी चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। देखो कुछ होती है हमारी रैपिड ऑनसेट इमरजेंसी ड्रग्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड द इमीडिएट रिलीज और स्टेबलाइजेशन। कुछ ड्रग होती हैं जो स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए होती हैं, जो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन या नैलोक्सोन जैसे ऑक्वायर्ड रिवर्सली दी जाती है। कुछ हमारी होती है स्पेसिफिक के IV ड्रग की होती हैं, और कुछ ड्रग होती हैं जो हमारी क्रिटिकल मॉनिटरिंग के लिए होती है, ठीक है। ये इमरजेंसी हमारी ड्रग्स हैं। आप सिग्नल्स और नर्सेज नॉलेज और इमरजेंसी ड्रग्स, अब ये जो हमारे स्टाफ आते हैं बैठे हैं उनके लिए आज यहाँ से लेक्चर उनके लिए स्पेसिफिक है कि आप लोगों को क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक है ना कि इमीडिएट रिस्पांस क्रिटिकल रैपिड इंटरवेंशन, इमरजेंसी इन एवरी सेकंड काउंट्स, nurses need to administer drug quickly to stabilize patient, prevent deterioration. Life saving agent का drugs like epinephrine for cardiac arrest, naloxone can be saving when administered promptly. देखो सबसे immediate response में क्या है कि हमारे स्टाफ को पता होना चाहिए कि ये पेशेंट अभी जो कोलैप्स हुआ है इसमें हमने क्या दवाई देनी है और वो कहाँ रखी हुई है, क्या देनी है, कितनी देनी है और वो कहाँ रखी हुई है। ये 3 चीजें हैं। सैफ तो सिर्फ कहेगा कि एपिनेफ्रिन दे दो, आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये पेशेंट जो है ये शॉक के साथ है, इसको मैंने कहाँ से दवाई निकालनी है, इसको IV देनी है, इसको मैंने इंट्रामस्कुलर देनी है और मैंने कितनी देनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप लोग उसकी प्रैक्टिस, बाज़ दफ़ा नए डॉक्टर्स आते हैं जो उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती ना, ER में बाज़ न्यू डॉक्टर अभी हाउस होकर के आ गए, उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, वो परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग उसकी सपोर्ट बनते हो। मुझे याद है मैं जब बालीशेद अस्पताल गया, वहाँ इंटर हुआ तो 200 मरीज खड़े मेरे इंतजार में, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, और फ्री का रात के 2 बजे इतना बड़ा मरीज सारे मुझे बुलाया, डॉक्टर साहब हमें देखें, मुझे देखने कुछ नहीं आता, न्यू बच्चा मैं पहुंचा हुआ है, मैं सारे इंतजार में खड़े, नोबडी कैन हेल्प मी, मुझे किसने हेल्प किया, स्टाफ ने मेरी हेल्प की। स्टाफ में डॉक्टर साहब इनको ये दे दें, स्टाफ मैंने स्टाफ को सीखा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम करें ना, हम तो बुक पढ़ के आ गए ना, प्रैक्टिकल तो हमें नहीं पता, हम तो बुक पढ़ के आ गए, तो आप लोग हेल्प कर रहे हो, ठीक है। एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी देनी है, और मॉनिटरिंग मैनेज साइड इफेक्ट, कि आपने जो दवाई दे रहे हो उसका एपिनेफ्रिन दे दी, बहुत ज्यादा दे दी और वो टैकीकार्डिया हो गया पेशेंट को, तो आपने मॉनिटर क्या करना है, एक तो एक्यूरेट की कितनी देनी है, और मॉनिटर करना है कि यार इसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे पेशेंट को। कोऑर्डिनेशन विद द हेल्थ केयर टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी जो टीम है उसको आपने लूप में रहना है कि डॉक्टर साहब मैं ये दवाई दे रहा हूँ और ये मैं इतनी दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो अटेंडेंट खड़े हुए हैं पेशेंट फैमिली, उनको भी बताने के देखो ये अभी एक पेशेंट कोलैप्स हुआ था, अभी हम इसका CPR कर रहे हैं, इसको हमने 2 दफ़ा एपिनेफ्रिन दे दी है, ये रिवर्ट नहीं हो रहा, हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ क्या होती है, पेशेंट को अटेंडेंट को काउंट डाउन करती है, आपको भी बचाती है ना। अब आपने इतनी मेहनत क्यों, डॉक्टर कह रहे डॉक्टर साहब आपने मार दिया पेशेंट। अब ये हमारे तो लाइव वाकया होता है, एक पेशेंट है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के साथ, सबसे पहले क्या देते हैं एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में, लेसिक्स, सबको पता है ना लेसिक्स देते हैं, लेसिक्स को लगाया पेशेंट एक्यूट पल्मोनरी एडिमा मर गया, वो डॉक्टर को इतना मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, तुमने गलत इंजेक्शन लगा दिया। क्यों, गलती का थी डॉक्टर की, उसने बताया नहीं पेशेंट को कि भाई ये एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, ये इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, ये हम इंजेक्शन दे रहे हैं, इससे इसके फेफड़ों से पानी उतरने की कोशिश कर सकते हैं, जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये जुमला अगर बोल के इंजेक्शन लगाता तो अटेंडेंट को पता होता हम क्या करने जा रहे हैं, उसको लगा कि लेसिस इंजेक्शन लगाया, गलत लगाया, इससे हमारा पेशेंट मर गया। इस वजह से कभी भी इमरजेंसी में जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो ना,
एक गोली भी खिला रहा हूँ, उसे बता दो कि भाई हार्ट अटैक की गोली है, ये डिस्प्रिन जो मैं गोली दे रहा हूँ हार्ट अटैक वाले मरीजों को दी जाती है, क्योंकि हमारे पेशेंट का बात थोड़ी, आपने दवाई डिस्प्रिन खिलाई, डिस्प्रिन खा के पेशेंट मर गया, वो कह रहे गलत दवाई खिला दी, अब कौन जस्टिफाई करेगा? लड़ने आ जाएगा, उसके 4 फंटर बैठे हुए हैं, उसकी पुलिस में जान पहचान हो तो आपको लड़ने आ जाएगा कि हाँ भाई तो गलत डॉक्टर ने दवाई दे दी, फिर जस्टिफाई करते फिर वो। और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस, और सबसे ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए ना यार, आप ट्रीट करो, ये कि आप खुद घबराए हुए हो, तू देख ले जाके, अबे यार वो डॉक्टर खराब है यार, तू चला जा। हैं हम जब ज्यादा डॉक्टर होते थे एक जमाने में ना ईआर के अंदर, तो वो तो कैसा खराब पेशेंट आता है, इसका बहुत सारे टेंट आता, तो जूनियर डॉक्टर पहले पीछे भाग जाता, भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, है वो डर के मैं पहले आता था। अब हम देख के एकदम पक्का, हमने कहा ले भाई कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसे लगे नहीं डॉक्टर जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, हालांकि क्या करना होता है कुछ भी नहीं, एक सीपीआर ही चल रहा होता है ना, लेकिन आप ऐसे कॉन्फिडेंस से खड़े होते हो तो लगता नहीं है बड़ा डॉक्टर है और ये देख रहा है। अच्छा, ये कुछ कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स हैं जो आपको सब पता होनी चाहिए, ये ज़्यादातर आप लोग इमरजेंसी ट्रॉली में देखते ही हो, और उनको किस तरह रखना है मैंने भी बता दिया है, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 भी बताया ना मैंने, उसी हिसाब से इसको कैटेगराइज करके आपने रखना है, और ये कैसे देनी होती है, कितनी डोजेस होती हैं, इसके बारे में छोटा सा मैंने बनाया है ये, कि एड्रेनलिन आपने क्या देनी है, तो IM IV भी दे सकते हैं, वेजोस प्रेशर के तौर पर भी काम करती है, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए काम करती है, एट्रोपिन हार्ट रेट बढ़ाने के लिए काम करती है, कैसे 3 to 5 मिनट्स में देते हैं, ये भी 3 to 5 मिनट से रिपीट करनी होती है, एट्रोपिन कितनी देनी होती है 0.5 mg की देनी होती है, रिपीट करके 1 mg तक जा सकते हैं। साथ में एडिनोसिन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हम कितने लोगों ने मेरे साथ जो देखा है कि SVT का पेशेंट आया है, हमने एडिनोसिन देके उसे रिवर्ट बैक किया है, ठीक है, उसका तरीका क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। कभी भी पेशेंट SVT का होगा, SVT का मतलब है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उसमें करोगे उल्टे हाथ पे आप ऊपर की साइड पे कैनुला लगाओगे, कहाँ पे? ऊपर की साइड पे, क्यों? कि जो एडिनोसिन होती है उसकी 10 सेकंड हाफ लाइफ होती है, अगर आप यहाँ कैनोल लगाओगे यहाँ तक पहुंचे दवाई खत्म हो जाएगी, ऊपर की साइड पे कैनोल लगाओगे उसके साथ 2 वे अटैच करोगे, एक सीरीज के अंदर आप 10 cc नॉर्मल सलाइन लोगे और एक सीरीज के अंदर आप 66 mg का एडिनोसिन इंजेक्शन लोगे, एक तरफ से बंदा एडिनोसिन पुश करेगा और दूसरी तरफ से बंदा उसे फ्लूइड देगा और फौरन हाथ को ऊपर कर देंगे और पेशेंट कहेंगे कफ करो, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो उसके वो जो दवाई है वो उसके हार्ट तक पहुंचे और जो एक एरिथमिया जो जनरेट हुआ था वो ब्रेक हो जाए, तो जस्ट विद इन 2 सेकंड पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ये मिरेकल होता है, ठीक है, जस्ट एब्नॉर्मल रिदम को नॉर्मल करने का तरीका। कहाँ लगाएंगे कैनुला? उल्टे हाथ पे, ऊपर की साइड पे लगाएंगे, 2 वे अटैच करेंगे, 6 mg एडिनोसिन देंगे, उसके साथ 10 cc नॉर्मल सलाइन पुश करेंगे और हाथ को ऊपर करेंगे ताकि वो एरिथमिया ब्रेक हो जाए। SVT, ये SVT क्या होता है ये मेरे लेक्चर के अंदर होगा, किसी देखना चाहे तो देख सकता है। कॉर्डोन मैंने भी बताया था, किसी पे एरिथमिया चल रहा है तो आप 300 mg का कॉर्डोन दोगे या 150 mg का कॉर्डोन दोगे, डाइल्यूट करके देते हैं 150 mg में, फिर एक्सट्रैक्ट में देते हैं। सोडियम बाइकार्ब ज्यादातर पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस का तो नहीं दिया जाता है, 1 MEQ पर kg के हिसाब से दिया जाता है, अल्कलाइजिंग का करंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नॉरएपिनेफ्रिन वही हमें ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत होती है तो नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट हम देते हैं कैल्शियम की कमी हो, बाद इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली से भी दिया जाता है, कॉर्टिसोन स्ट्रेस में भी देते हैं और पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें भी दिया जाता है, ठीक है। एवेल हमें सबको पता है एंटी हिस्टामिन का काम करती है, जो अभी एनाफिलेक्टिक के रिएक्शन के पेशेंट आते हैं एंटी एलर्जी के लिए के तौर पे दी जाती है, IM IV की दी जाती है, लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे दी जाती है, डेक्सट्रोज वाटर वही हाइपोग्लिसीमिया, कोई भी पेशेंट आएगा हाइपोग्लिसीमिया के साथ जो मैंने बताया था 25% डेक्सट्रोज देंगे IV, ठीक है। लेसिस कब देते हैं हम, अभी मैंने बताया था एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के अंदर देते हैं, ठीक है। इसकी डोज इनिशियली आप 20-40 से स्टार्ट करते हो, 200 mg तक भी जा सकते हैं, IV दी जाती है, ठीक है। डोपामीन हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए भी दी जाती है, साथ साथ वो शॉक में भी दी जाती है, ब्लड प्रेशर को उठाने के लिए दी जाती है, लेकिन इसका एक जो सबसे स्पेसिफिक रोल है जो लोग नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करते कि अगर डोपामीन आप 5 माइट्स तक दोगे, मतलब कितना 5 MEQ तक दोगे, तो वो किडनीज का ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। अगर इसकी डोज आपने 5 से बढ़ा दी तो फिर वो हार्ट के ऊपर काम करती है, लेकिन अगर आप इसे 5 MEQ तक दोगे तो ये कहाँ काम करती है, आपकी किडनीज के ऊपर। कोई भी पेशेंट जिसका आपने देखा यूरिन नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसे आप क्या कहोगे 5 माइट्स के ऊपर ये चलाओगे डोपामीन को, तो क्या होगा किडनी को ब्लड फ्लो ज्यादा मिलेगा और किडनी पेशाब बनाना शुरू कर देगी। ये एक इंपॉर्टेंट डोपामीन का इफेक्ट होता है जो नॉर्मल लोग प्रैक्टिस में नहीं करते, ठीक है। नैलॉक्सोन जो होता है एंटीडोट होता है, कोई भी दवाई खा के आगे नशा और दवाइयाँ, ठीक है, अब उसको बेहोश हुआ हुआ है तो उसकी एंटीडोट क्या होती है, वो नैलॉक्सोन दी जाती है। ज़्यादातर पेशेंट हमारे जो इंट्यूबेटेड पेशेंट होते हैं उन्हें एक्सट्यूबेट करना होता है, तो नैलॉक्सोन देके उन्हें हम रिवर्ट करते हैं और फिर उन्हें एक्सट्यूबेट करते हैं। मिडाजोलम नाइट्रोग्लिसरीन हमें नाइट्रोग्लिसरीन ज़्यादातर हमें ब्लड प्रेशर के मरीज जो आते हैं उनको चलाई जाती है। डोब्यूटेमिन एक स्पेसिफिक है जो हमारे हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन को जोर से दबाती है,
वेंट्रिकल को ना जोर से, उससे क्या होता है आउटपुट ज़्यादा अच्छा निकलना शुरू होता है, किडनी को परफ्यूज नहीं हो रही, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच रहा, क्यों, एलवी में जान नहीं है, तो आप डोपिटामिन दोगे ताकि एलवी की कॉन्ट्रेक्शन अच्छी हो और ब्लड जो है हमारी पेरिफेरी तक पहुंचने लगे, ठीक है। तो ये भी शॉक की कार्डिनल शॉक में दी जाती है। मैग्नीशियम हम देते हैं एरिथमिया वगैरह में। नर्स रोल इन इमरजेंसी ड्रग में क्या होता है, प्रिपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, एजुकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। ये नर्सेज जितनी भी हमारे नर्सिंग स्टाफ है, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आप जो दवाई दे रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगी। अब मैंने तो कह दिया लेवोफिड स्टार्ट कर दो 0.2 माइट्स पे, कैसे बनेगी पता ही नहीं। ये पता होना चाहिए कि कैसे बनेगी, कितना इंजेक्शन उसके अंदर डलेगा। मैं कहूँ एट्रोपिन दे दो, कैसे देनी है, मैंने कहा एसपीटी एडिनोसिन दे दो, कैसे देनी है, अभी मैंने सिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से देनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने दे दी, वो उसका टाइम खत्म, वो चला गया, अगला बंदा आया, हाँ भाई दे दी थी सर, पता नहीं, अच्छा चलो एक दफा और दे दो, ओवरडोज हो गई, ठीक है, वो आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, ठीक है। कंक्लूजन क्या है भाई, प्रॉम्प्ट रिकॉग्निशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज बाय अ वेल प्रिपेयर्ड टीम कैन इंक्रीज द लैक ऑफ सैटिस्फैक्टरी आउटकम। अगर आपने ईआर के अंदर प्रॉपर्ली ट्रीट किया, बाकी तो अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन रिजल्ट आपको जरूर अच्छा मिलेगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो आप सेटिस्फाई होगे कि यार वी ट्राइड अवर बेस्ट, वी ट्राई अवर बेस्ट। अभी तीन दिन पुरानी बात है, मैंने एचयू में पेशेंट देखा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का था, उसको हमने फिर प्लान किया, फिर उसकी हमने पेसमेकर लगाया, पेसमेकर लगाने के लेकिन वो मर गया, बिल्कुल सही था, मर गया, एरिथमिया हो गया, उसको मर गया। हमने अपना काम तो बेस्ट किया ना, हमने पेशेंट लगा, उस जान में हेल्प की, अब उसको एरिथमिया हो गया, मर गया, उसको 3VD था, वो अलग मैटर है, लेकिन वी ट्राइड अवर बेस्ट। हाँ, अगर वो इससे ना एचयू में पड़े पड़े मर जाता, कि ना उसको हम पेसमेकर लगाते हैं, ना उसको डायग्नोज करते, फिर होता कि यार हमने क्या काम किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट अच्छा आता है। The basic algorithm for managing medical emergency is designed to ensure that the patient brain receives a constant supply of blood containing oxygen. सारा जितना भी लुबे लुबाप है ना, इसका मेन पर्पस क्या है कि ब्रेन को ब्लड पहुंचता रहे और उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। एक दफा हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो गई, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो पेशेंट का, वो पेशेंट नहीं बचता, ठीक है भाई। ये इसके रेफरेंसेस थे। There is nothing so strong or safe in emergency life as the simple truth. चलो, थैंक यू। अब भाई डब्बों के बीच में मैं आया हुआ था। अच्छा भाई, आज मेरा इसको बंद कर दो, मेरा आज लास्ट लेक्चर